नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शनिवार को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी आईएनएस के सचिवालय आईएनएस टावर का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि पिछले 3-4 सालों में 8 करोड़ नई नौकरियों के सृजन ने बेरोजगारी के बारे में फर्जी कहानियां फैलाने वालों को चुप करा दिया है। रोजगार के आंकड़ों पर भारतीय रिजर्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार स्थिरता और विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग झूठे दावे करते हैं वे निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और देश के विकास के दुश्मन हैं। उनकी हर नीति युवाओं को धोखा देने और रोजगार को रोकने के बारे में है, लेकिन अब वे बेनकाब हो रहे हैं क्योंकि लोग उनके झूठ को नकार रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की जरूरत है और उनकी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के 8 करोड़ नई नौकरियों वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने कहा कि स्थिति बहुत खराब है। सिटी बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है, कोई उत्पादक रोजगार नहीं है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के बाद 12 करोड़ लोगों ने नौकरी खो दी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मुझे पीएम मोदी के 8 करोड़ नौकरियों के दावे के बारे में नहीं पता। उन्होंने मनरेगा में एक दिन का काम पाने वाले मजदूरों को भी जोड़ दिया। एमएसएमई के जरिए रोजगार पैदा होता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों, जीएसटी, नोटबंदी के कारण यह खत्म होने की कगार पर है। इस सरकार का ध्यान बड़े बड़े समूहों पर है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई को जीवन दिया जाना चाहिए, तभी रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष हिंदवी के अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मुझे पीएम मोदी की बातों पर भरोसा नहीं है। इसकी एक वजह है, सिटी बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 7% की वृद्धि के बाद भी भारत में पर्याप्त नौकरियां नहीं होंगी, जबकि वास्तव में यह 6% है। पीएम कई बातें कहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। युवा सड़कों पर है। बसपा की तमिलनाडु इकाई के प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या का एक मुख्य आरोपी आज रविवार को एनकाउंटर में मारा गया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जब उसने पुलिस कर्मियों पर हमला करने और हिरासत से भागने का प्रयास किया तो उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब आरोपी केथरू वेंगदम को जांच के लिए उत्तरी चेन्नई में एक स्थान पर ले जाया गया ताकि उस स्थान पर छिपे हथियारों का पता लगाया जा सके, तो उसने एक पुलिसकर्मी पर हमला किया और भागने का प्रयास किया, जिसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने उसे गोली मार दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या शुक्रवार 5 जुलाई की शाम खुलेआम राजधानी चेन्नई में कर दी गई थी। 3 आरोपी बाइक पर सवार होकर आए और उन पर चाकू से वार किया। इस घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गए। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आए उपचुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग भाजपा के झूठ को समझने लगे हैं। 13 उपचुनावों में से भाजपा केवल 2 में ही जीत पाई। इससे पता चलता है कि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव हारने जा रही है। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं है जहां वे ना हारे हों। वे उत्तर प्रदेश में अयोध्या, चित्रकूट और सीतापुर हार गए। वे रामेश्वरम भी हार गए। उन्होंने कहा कि यदि अनुचित तरीके नहीं अपनाए गए तो भाजपा कोई राज्य नहीं जीत सकती। 16,000 घर बिना किसी नोटिस के ध्वस्त कर दिए गए। हजारों लोग बेघर हो गए। कहीं ना कहीं यह सब खत्म होना ही था। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल 13 जुलाई को आ चुके हैं, जहां इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं एनडीए के खाते में केवल 2 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अब इन नतीजों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई।
प्रियंका ने लिखा कि देश की जनता यह समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम युवा भारत की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज रविवार को राज्य कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जानकारी देते हुए यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का यहां आगमन हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि हमारे छोटे से बड़े कार्यकर्ता को ऊर्जा मिलेगी। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर पार्टी नेतृत्व यदि किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो उसको अवसर मिलता है। वहीं एक अन्य मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जब भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव हैं उन पर और सामाजिक विषयों पर चर्चाएं होती हैं। स्वाभाविक है कि इस बैठक में भी चर्चा होनी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक चुनावी रैली में हुई गोलीबारी की घटना पर सीक्रेट सर्विस ने एक बयान जारी किया है। बयान में बताया गया कि हमलावर ने रैली वाली जगह से बाहर एक ऊंची जगह से मंच की ओर कई राउंड फायर किए। संदिग्ध हमलावर ने दर्शकों में से एक व्यक्ति को मार दिया और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एजेंटों ने हमलावर को घटनास्थल पर ही मार दिया। फिलहाल इस घटना की जांच की जा रही है और सीक्रेट सर्विस ने FBI को सूचित कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की रैली में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस और FBI की ओर से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा जानकारी दी गई। FBI के फील्ड ऑफिसर केविन रोजेक ने पुष्टि करते हुए कहा कि इस घटना को जानलेवा हमले की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज शाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का प्रयास किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि एक शूटर की पहचान कमोबेश कर ली गई है और वो अगले कुछ घंटों में संदिग्ध शूटर का नाम जारी कर सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना के दौरान वो अपने दाएं कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि अब वह ठीक हैं और उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर कहा कि एक सरसराहट की आवाज़ और गोलियों की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है और तुरंत गोली मेरी त्वचा को छूकर निकल गई। बहुत सारा खून निकल गया था तो मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस और दूसरी कानूनी एजेंसियों का शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और पूरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह अविश्वसनीय है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। शूटर के बारे में इस समय कुछ भी पता नहीं है जो अब मर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, गॉड ब्लेस अमेरिका। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघीय सरकार की सभी एजेंसियों ने मुझे स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है। मैंने डोनाल्ड से संपर्क करने की कोशिश की, वे अपने डॉक्टरों के साथ हैं और ठीक हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। मैं सीक्रेट सर्विस और राज्य एजेंसियों सहित सभी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। बाइडेन ने कहा कि मूल बात यह है कि ट्रंप की रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी। अमेरिका में हुई गोलीबारी की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिजनों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से बहुत चिंतित हूँ। ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा और केंद्र पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा और केंद्र की उसकी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेल रही है, जिनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया और जेल में रहने के दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे चला गया। संजय सिंह ने लिखा कि केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें जल्द ही जेल से बाहर नहीं लाया गया और चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं की गई तो उनके साथ कुछ गंभीर हो सकता है। बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने कहा कि यह जनता के लिए बड़ी जीत है, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं निर्वाचन क्षेत्र की सभी पंचायतों में बैठक करूंगा और फिर किसी पार्टी में शामिल होने के बारे में फैसला लूंगा। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा जा रहा है कि बंगाल में इतिहास रचा गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 25 साल की मधुपूर्णा ठाकुर इस देश के इतिहास में सबसे कम उम्र की विधायक बनी हैं। उन्होंने बगदा विधानसभा उपचुनाव में अपने 50+ साल के प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की है। उनकी इस जीत पर कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, बंगाल में रचा गया इतिहास, यह एक ऐसा स्वागत योग्य बदलाव है, युवा प्रमुख पदों पर आसीन होने लगे हैं। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार आज रविवार 14 जुलाई को खोला जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। राज्य कानून मंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार 14 जुलाई को खोला जाएगा। इस फैसले को सरकार ने मंजूरी दे दी है। हम रत्न भंडार खोलेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे और आभूषणों की गिनती करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।